हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरुकुल। आई एम वैभव और आज हम फिर से एक बार मिले हैं। अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी ऑनगोइंग सीरीज का पार्ट है क्रैश कोर्स का। उसी में हम इस आगे इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात और बताऊं कि शायद मैं होप करता हूं कि भाई आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर उसमें कोई भी कमी आ रही है तो आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, सारे टॉपिक्स को समझिए। तो फिलहाल अभी हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये चैप्टर हमें क्या बताना चाहता है या बोर्ड में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, सबसे पहले आप इस चैप्टर को समझिए। तो चैप्टर हमें ये बताना चाहता है कि भाई हमारी इंडियन पॉलिटिक्स पर जेंडर का, रिलीजन का एंड कास्ट का, यानी हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर इन तीनों चीजों का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या होता है उससे, है ना, कैसे चीजें बदलती हैं, कैसे क्या रहता है, वो आज हम इसमें पूरे में समझेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी पहली स्लाइड को शुरू करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक बात और समझिए। सबसे पहले हम जेंडर के अकॉर्डिंग देखेंगे चीजों को कि भाई जेंडर का क्या रोल है। उसके बाद हम देखेंगे रिलीजन के अकॉर्डिंग कि रिलीजन से क्या हो रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे कास्ट के अकॉर्डिंग। और कास्ट के बारे में आज आपको एक स्पेशल बात और पता चलेगी, वो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है इसकी थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जैसे डेमोक्रेसी एंड सोशल डाइवर्सिटी। अब आप एक बात बताइए, अगर एक देश में इतने सारे लोग हैं तो भाई डाइवर्सिटी होनी ही होनी है, डाइवर्सिटी है। अब डेमोक्रेसी में वो किस तरीके से इफेक्ट करेगी? अगर सबकी बातें आप सुनेंगे, सबके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करेंगे, उनको सुनेंगे, उनको समझेंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कहीं पे अगर इसका अपोजिट होगा कि आप किसी को दबा रहे हैं, उनकी बातों को नई इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आएंगी। अच्छा, इसको देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट थ्रेटन डेमोक्रेसी। यानी कि अगर आपकी कंट्री में भाई डाइवर्सिटी है भी, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेमोक्रेसी को थ्रेटन करेगी, है ना। जबकि आप इसके आगे वाली लाइन पढ़ेंगे, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इज ऑफन डिजायरेबल। यानी कि ये तो डिजायरेबल है भाई, जितने टाइप के लोग होंगे उतने सारे आइडियाज होंगे, उतनी नई नई बातें होंगी, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, वी एग्जामिन डिवीजन बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। यानी इस चैप्टर में ये चीजों को हम देखेंगे, एग्जामिन करेंगे कि जेंडर के बेस पे कैसे कैसे डिवीजन है, कैसे कैसे डिफरेंसेस है, रिलीजन के बेस पे कैसे हैं, और सेम कास्ट के बेस पे कैसे है। और हम क्या देखेंगे इसमें, एनालाइज ऑफ हेल्दी एंड अनहेल्दी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन। यानी हम इसमें ये भी देखेंगे कि भाई जो मतलब हमारा पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है उसमें इन सब का हेल्दी कैसे रोल है और अनहेल्दी कैसे है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। इसके अलावा हम क्या देखने वाले हैं, तो इसके अलावा हम देखने वाले हैं फोकस ऑन इनइक्वालिटी एंड सोशल डिवीजन। यानी कि हम ये देखेंगे भाई इनइक्वालिटी कैसे हमारी सोसाइटी को प्रिवेल करती है, और दूसरी बात सोशल डिवीजन का उसमें क्या रोल है, अगर सोसाइटी चेंज है तो उससे क्या होगा। अभी अपने इस चैप्टर में आगे चलते हैं, और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, जेंडर, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए, जेंडर डिवीजन सोशल एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो हमारा जेंडर है। अच्छा, सबसे पहले आप एक बात समझिए कि जो वर्ड जेंडर है, ये जो वर्ड है जेंडर, ये बायोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है ना। ये एक सोसाइटी का दिया हुआ टर्म है ना। ये हमारा मच मोर साइकोलॉजिकल ज्यादा है एज कंपेयर टू बायोलॉजिकल। यानी कि हमने भाई डिफाइन कर दिया कि लड़का है तो वो यही काम करेगा, गर्ल है तो कुछ पर्टिकुलर काम करेगी, हाउस होल्ड वर्क करेगी, है ना। ये हमने थोप दिया सोसाइटी पर, ऐसा कुछ है नहीं है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हम जेंडर डिवीजन क्रिएट होता है इससे, है ना। तो देखिए, जेंडर डिवीजन इज हायरार्कियल एंड सीन एवरीवेयर, इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी का पार्ट नहीं है, बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। यानी ये किसका पार्ट है, हमारे स्टीरियोटाइप्स का, जो सोच हमारी पुराने टाइम से चली आ रही है, उसी चीज को हम आगे फॉलो करते जा रहे हैं, तो उसका ये पार्ट है ना। अब इसमें और चीजें देखते हैं। तो देखिए, पब्लिक प्राइवेट डिवीजन, इसका मतलब क्या है कि बॉयज एंड गर्ल्स आर बॉट अप टू बिलीव हाउसवर्क इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विमेन। यानी बच्चों को बचपन से ही ये सिखाया जा रहा है कि जो हाउस होल्ड का वर्क है, यानी घर का जो काम है, वो किसका काम है, विमेन का। अब भाई अगर आप किसी बच्चे को ये सिखाएंगे कि हाउस का जो हाउस वर्क है वो विमेन का ही काम है, तो वो सेम ऑर्डर देगा अपनी बहन को, अपनी मम्मी से ये एक्सपेक्टेशन करेगा कि पापा तो ये काम नहीं करेंगे बट मम्मी ये काम करेंगी, तो ये चीज गलत है। अच्छा, और क्या है, दिस लीड्स टू सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। यानी इससे क्या बनेगा कि सेक्स के बेस पे, उनके जेंडर के बेस पे उनका काम डिसाइड होगा। यानी कि उनको जो वर्क दिया जाएगा या सोसाइटी में जिस तरीके से उनकी गिनती होगी, जिस वर्क के लिए वो अप्रोप्रिएट माने जाएंगे, तो वो किसके बेस पर डिसाइड होने लगेगा, सेक्स के बेस पे, है ना, जेंडर के बेस पे। तो ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें और चीजें समझते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ विमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क, बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड
एंड डजंट गेट रिकॉग्निशन, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो विमेन्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है, बहुत सारी मेहनत करती है, बट उनकी अच्छा उनको पैसे भले ही मिलते हैं बट इतना ज्यादा रिकॉग्निशन और जो वैल्यू है वो नहीं मिलती, और किसी किसी जगह पे तो पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो आगे इस चैप्टर को और समझते हैं कि भाई ऐसा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन या इसको प्रॉब्लम को और डीपली समझते हैं कि आखिर ऐसा है क्यों। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। वो ये है कि भाई हमने जेंडर के बेस पे किसी का वर्क डिसाइड कर दिया कि आप यही काम करेंगे या आप यही काम करेंगे, है ना। तो देखिए सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, अ सिस्टम वेयर ऑल वर्क इनसाइड द होम इज डन बाय विमेन और ऑर्गेनाइज बाय देम, यानी कि जो घर का काम है वो सिर्फ विमेन करेंगी या फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगी, यानी वही करवाएंगी, वो उन्हीं का काम है, चाहे वो किसी से करवाए चाहे वो खुद करे। अगर आपके घर में मेड आती है, अच्छा मेड मेड को भी जनरली लोग ये समझते हैं कि मेड वर्ड का मतलब ही यही है कि भाई कोई विमेन होगी, जबकि मेड एक ऑक्यूपेशन है, जैसे नर्स एक ऑक्यूपेशन है। कभी भी आपसे कोई बोले कि भाई नर्स, तो नर्स सुनते ही आपके दिमाग में एक विमेन का फेस आएगा, कोई भी विमेन हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नर्स तो लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती है, जबकि नर्स और मेड सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले चेहरा किसका आता है, किसी ना किसी फीमेल का। तो ये चीज कितनी गलत है, यही हमें इसमें समझ नहीं है। मेन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम, पेड हाउसवर्क, कुक, टेलर यूजुअली इन्वॉल्व्स मेन, यानी ये बता रहा है कि भाई मेन अगर ये काम करते भी हैं कुकिंग का, टेलरिंग का, तो फिर उसको क्या उनको काफी ज्यादा रिकॉग्निशन भी मिलता है, उसके पैसे भी मिलते हैं उनको, बट विमेन्स के साथ जनरली ये नहीं होता है। अच्छा दूसरी बात, रूरल विमेन फेच वाटर, फ्यूल एंड वर्क इन द फील्ड्स, यानी जो रूरल विमेन्स है उनको ये सारे काम करने पड़ते हैं, है ना। अच्छा इन काम की ना वैल्यू है ना इनको इसके बदले पैसे मिल रहे हैं, तो फिर उनकी स्थिति कैसी होगी विमेन की सोसाइटी में, आप समझ सकते हैं। अच्छा एक बात सोचिए, इससे तो हमें ये पता चलता है कि भाई जो सोसाइटी है वो विमेन्स के साथ क्या कर रही है, फीमेल्स के साथ क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। अब अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो फिर वो इंसान क्या करेगा, वो रिवोल्ट करेगा। तो देखते हैं उन्होंने क्या किया। तो देखिए अगला हमारा है कि मूवमेंट्स हुए इक्वालिटी के लिए। अच्छा ये मूवमेंट्स कौन कर रहा होगा, ये मूवमेंट्स विमेन्स ने किए इक्वालिटी के लिए। तो देखिए जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट, अच्छा इन विमेन्स जो विमेन्स का मूवमेंट था उसको क्या बोला गया, फेमिनिस्ट मूवमेंट। अच्छा फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म का मतलब क्या है, तो ये देखिए अ विमेन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ जेंडर्स, यानी फेमिनिस्ट वर्ड का मतलब है कोई भी ऐसा इंसान है, या फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब है अगर कोई ये सोचता है कि भाई बॉयज और गर्ल्स इक्वल है, तो उसका मतलब वो पर्सन कैसा है, फेमिनिस्ट है, यानी दोनों में इक्वालिटी है, ये होता है फेमिनिस्ट। या इसको बोलते हैं हम फेमिनिज्म, आइडियोलॉजी होगी तो फेमिनिज्म, और मूवमेंट होगा तो फेमिनिस्ट, या पर्सन होगा तो फेमिनिस्ट पर्सन। रेडिकल मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ, यानी कि अलग अलग जगहों पर उन्होंने मूवमेंट करे, है ना। इसके बाद देखते हैं अच्छा हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम आई कैसे कि भाई विमेन्स को ऐसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। तो इसके चलते जो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये आगे ये अराइज हुई, वो थी पेट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि जो हमारी जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्की में बिलीव करती है। अब पेट्रियार्की क्या होता है, तो पेट्रियार्की है रूल बाय फादर, यानी कि फादर की चलेगी, फादर साइड की चलेगी, इसको बोलते हैं पेट्रियार्की। अगर आप इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करेंगे, इससे क्या होगा, इससे जो हमारी सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड हो जाएगी, और अगर कोई सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है तो ऑब्वियस बात है उसमें फीमेल को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, है ना। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा अब देखते हैं इसके आगे क्या हुआ जब मूवमेंट हुए तो। अच्छा मूवमेंट से पहले एक बात और देखिए कि भाई हमारे देश में कितना डिस्क्रिमिनेशन था विमेंस के लिए। अब तो धीरे धीरे चीजें सॉर्ट हो रही हैं, बट ये तो लेटेस्ट डेटा है, उसके अकॉर्डिंग भी आप देखिए। तो देखिए मेन का लिटरेसी रेट है यहाँ पे 76% दिखाई दे रहा होगा ये आपको, और उसी जगह पे विमेंस का लिटरेसी रेट है 54%। तो यहीं पे कितना गैप है। आप सोचिए अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो अपने लिए अच्छे डिसीजंस कैसे लेगा, उसकी वैल्यू कैसे होगी। आप समझते हैं कि एजुकेशन इस समय पे सबसे बड़ी पावर है, और अगर आप किसी को वही उसी पावर को छीन लेंगे तो फिर भाई आगे कैसे काम होगा, है ना। आप इसको देखिए इन सबको सोल्व करने के लिए क्या हुआ, तो रिमनरेशन एक्ट लेके आया गया। कौन सा एक्ट लेके आया गया, इक्वल रिमनरेशन एक्ट ऑफ 1976। आपको 1976 याद रखना है। अच्छा इससे क्या हुआ, विमेन्स को क्या मिला इससे, तो देखिए प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल वर्क, रियलिटी विमेन आर स्टिल पेड लेस इन द ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज। यानी रिमनरेशन एक्ट ने ये बोला कि भाई जो विमेन्स है अगर वो वर्क कर रही है तो उनको मैन के इक्वल सैलरी दी जाएगी, यानी कि वेजेस होगी उनकी बिल्कुल इक्वल होंगी। अच्छा सैलरी और वेजेस इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो सैलरी होती है जो आपको 1 महीने बाद मिलती है, और वेज होती है जो आपको पर डे मिल रही है। अच्छा जो साल के एंड में मिलती है वो क्या है, तो वो होता है आपका पैकेज। अच्छा फिलहाल इस पे आते हैं।
तो देखिए ये एक्ट आया, इसके अकॉर्डिंग बोला गया कि भाई आपको क्या करना है कि आपको इक्वल सारी चीजें मिलेंगी। बट रियलिटी में क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, और इसमें लिखा भी है कि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। अच्छा, इसके अलावा आप एक चीज और देखिए, आपने ये सुना होगा, ये टर्म सुना होगा, सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो क्या है? तो पर 1000 बॉयज के ऊपर अगर हम मीजर करते हैं तो कितनी गर्ल फीमेल चाइल्ड का बर्थ हुआ, तो आप देखेंगे ऑल ओवर जो इंडिया में ये रेशियो है ये 919 है। अच्छा, ये देश की कंडीशन को दिखाता है। अच्छा, ये जो बर्थ कम हुए हैं इसका जो एक मेन रीजन है, वो सबसे मेन रीजन है इसका सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन। यानी कि आपने सेक्स डिटरमिनेशन के थ्रू, भले इलीगली किया, वो आपने डिटरमाइन किया कि भाई बच्चे का सेक्स क्या है, क्या वो मेल है, क्या वो फीमेल है, और अगर वो फीमेल है तो उसके चलते क्या करा दिया? अबॉर्शन करा दिया। अब देखिए पूरे जो इंडिया है उसका 919 है ना, जो कि ऑलरेडी बहुत कम है। लेकिन ये स्थिति तो पूरे इंडिया की है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि यही रेशियो 850 है किसी किसी जगह पे, तो जो कि बहुत कम है। अब ये दिखा रहा है कि भाई विमेन्स की कंडीशन हमारे देश में क्या है, और अगर इतनी खराब कंडीशन है तो आप इसका मतलब ये समझिए कि हमारे देश में डेवलपमेंट भी कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि भाई हमारे देश में जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, है ना। और समझिए, अर्बन एरियाज आर इंक्रीजिंगली अनसेफ फॉर विमेन। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आप आए दिन केस सुनते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ होता है। तो जो इवन हमारा जो, जबकि दिल्ली तो कैपिटल है, तो अर्बन से अर्बन एरिया भी विमेन्स के लिए सेफ नहीं है। इतने सारे क्राइम विमेन्स के खिलाफ बढ़ चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस रिमेन्स अ हिडन रियलिटी। हम कहते भले ही है कि आप सोसाइटी डेवलप कर गई है ना, एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, सारी चीजें सही है, लेकिन आज भी बहुत सी जगहों पे हमारे देश की हिडन रियलिटी है कि डोमेस्टिक वायलेंस हमें आज भी देखने को मिलती है। तो ये कंडीशन चल रही है पूरे देश में विमेन्स की, है ना। अच्छा, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। एक बात और समझिए, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर जगह की बात नहीं हो रही है। आप बोले कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, देखिए नहीं हो रहा है, पर सोसाइटी में ऐसा हो रहा है। और जब आप और हम अवेयर होंगे तभी हमारे लिए कुछ चेंज ला पाएंगे सोसाइटी में। तो ये चैप्टर भी आपको यही सिखा रहा है ना। आगे देखते हैं। तो देखिए, इसके अलावा विमेन्स का कुछ यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। अब देखिए, आप ये समझिए, हमारे देश में सबसे ज्यादा पावर किसको है? हमारे देश में सबसे ज्यादा पावर है लेजिस्लेचर को। अगर लेजिस्लेचर के अंदर ही विमेन्स का रिप्रेजेंटेशन कम है तो उनके पास ऑटोमेटिकली पावर कम होगी एज कंपेयर मेल्स, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए कि अब तक लोकसभा में जो 2019 का ये डेटा है उसमें हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन गया है अब तक का, और वो भी सिर्फ कितना गया है? 14.36%, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। इससे हाईएस्ट कभी नहीं गया है। तो ये कितनी प्रॉब्लम की बात है। और वही अब देखिए, इसमें तो फिर भी ये थोड़ा बहुत ठीक है, आप एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन स्टेट असेंबलीज में देखिए ये कितना है? लेस देन 5%, यानी ये तो बहुत कम है। अच्छा, एक चीज थी यहाँ पे कि लोकल बॉडीज में 1/3 सीट रिजर्व होती है विमेन के लिए, बट क्या सिर्फ लोकल बॉडीज में रिजर्व करना काफी था? नहीं था। तो उसके लिए हमने क्या करा, उसके लिए एक सॉल्यूशन और निकाला, और हम एक अधिनियम लेके आए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अच्छा, ये बहुत अच्छा, ये काफी टाइम से पेंडिंग भी था। आपको लग रहा होगा कि ये तो हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। तो देखिए, किया हमने बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन ये पहले ही आ जाना चाहिए था, जो कि काफी सालों से पेंडिंग था। अच्छा, ये क्या कहता है? 33% रिजर्वेशन इन लोकसभा असेंबलीज एक्ट 2023, यानी कि 2023 से एक्ट पास हुआ कि भाई अब 33% जो रिजर्वेशन है वो लोकसभा में भी होगा। अच्छा, उसके अलावा क्या है? इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड रैंकिंग्स फॉर विमेन्स रिप्रेजेंटेशन। यानी ये बता रहा है कि अगर आप और देशों से कंपेयर करेंगे तो विमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स के अंदर वो इंडिया में काफी एकदम नीचे आता है, बिल्कुल बहुत कम है। अच्छा, वहीं आप नॉर्डिक कंट्रीज को देखेंगे तो वहां पे काफी ज्यादा रेशियो है ना। तो ऐसा कुछ है। तो ये सब हमने किया चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो देखिए, अभी तक आपने समझा कि भाई कैसे कैसे विमेन्स के खिलाफ एक डिस्क्रिमिनेशन था, जेंडर को लेके एक बायस था, है ना। उसको हमने देखा कि उसके सॉल्यूशन क्या निकाले, उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, इन चीजों को देखा। अब हम बात करते हैं रिलीजन की, क्योंकि देखिए रिलीजन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलीजन आपका, आपके लिए। तो देखिए, रिलीजन को लेके सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे देश पर उसका क्या इंपैक्ट है, तो पहले गांधी जी ने कुछ बात बोली रिलीजन को लेके डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में। ऐसे ही नहीं बोली उन्होंने बात, कैसे बोलिए? डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में। तो उन्होंने क्या कहा है? रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाई एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। और किसने बोली है ये बात? महात्मा गांधी ने।
अब देखिए इस बात को समझिए, उन्होंने ये नहीं बोला है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए। देखिए ये बात नीचे लिखी भी है, गांधी जी मेंट मोरल वैल्यूज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम। यानी उन्होंने कोई ऐसे हिंदुइज्म को लेके ये बात नहीं बोली, इस्लाम को लेके ये बात नहीं बोली, उन्होंने बोला एज इन जनरल बोला। कैसे बोला उन्होंने कि भाई रिलीजन के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं इतने बड़े, कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, और भी काफी बड़ी बड़ी चीजें हैं, इक्वालिटी से रहना चाहिए, तो उन सारे एथिक्स को हम डेमोक्रेसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि रिलीजन के बारे में गांधी जी ने क्या बताया है ना, उसके प्रिंसिपल्स को कैसे हमें अप्लाई करना है डेमोक्रेसी में, ये बताया। अभी आप ये समझिए कि भाई रिलीजन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, रिलीजन को कैसे हम डेमोक्रेसी से सेपरेट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, उसकी अच्छाई क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, ये समझिए। तो देखिए इसकी कोर प्रॉब्लम क्या है ना। अच्छा उससे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम रिलीजन नहीं है, प्रॉब्लम है कम्युनलिज्म, है ना। अब कम्युनलिज्म क्या होता है, जब देखिए कम्युनलिज्म के अंदर एक वर्ड आ रहा है कम्युनल, कम्युनल मींस कम्युनिटी। जब भी आपने क्या करा कि आपने अपनी सोसाइटी को कम्युनिटीज में बांट दिया, बहुत सारी कम्युनिटीज में आपने बांट दिया, अब आप क्या करेंगे, एक कम्युनिटी अपने आप को सुपीरियर समझेगी, बाकी सबको इंफीरियर समझेगी, तो वहां पे लड़ाई दंगे होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और ये प्रॉब्लम भी है। इसी चीज को हम समझते हैं। अच्छा एक बात और समझिए कि जैसे अगर हमने बोला है कि भाई अगर हम जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं अगर वो रिलीजन के बेस पे कर रहे हैं तो वो कम्युनलिज्म होगा, अगर हम उसे कास्ट के बेस में कर रहे हैं तो वो कास्टिज्म होगा, है ना। जैसे कम्युनलिज्म कास्टिज्म, है ना। अब इसमें समझिए, पहले हम रिलीजन के बेस पे देखते हैं। तो व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन, यानी कि आपने क्या करा कि भाई पूरे जो देश का बेसिस है आपने क्या बना दिया, रिलीजन को ही बना दिया कि रिलीजन के हिसाब से पूरा देश चलेगा, तब क्या होगा, एक्यूट प्रॉब्लम वेयर रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म्स। यानी उसको या तो हम फुल्ली अप्लाई कर रहे हैं या फिर पार्शियली अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी या क्या होगा उसको आगे समझते हैं। तो देखिए इससे होगा मेजोरिटेरियन डोमिनेंस, यानी कि डोमिनेंस, यानी कि वहां पे क्या है कि जो भी कम्युनिटी जो ज्यादा होगी वो दूसरी वाली कम्युनिटी को दबाएगी, परेशान करेगी। इसका एग्जांपल हमने कहा देखा था, श्रीलंका में देखा था, उस पर भी अभी बात करेंगे। तो देखिए क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन कम्युनिटी, माइनॉरिटी ग्रुप्स में डिजायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। यानी आपने दोनों यूनिट्स को अलग अलग कर दिया, आपने कहा कि भाई मेजोरिटी वाले अलग है और माइनॉरिटी वाले अलग है। अब इसकी वजह से दिक्कत क्या है कि देश टूटने का खतरा है ना। अच्छा और देखते हैं अगली फॉर्म, यानी कि ये एक बेकार फॉर्म कब ले लेता है, तो देखिए मैसेकर्स होने लगते हैं। मैसेकर हो रहे हैं, आप किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, लोगों की जान जा रही है ना। जैसे कि पार्टीशन के टाइम पे भी हुआ था, है ना, राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, वायलेंस है। इंडिया पाकिस्तान सफर्ड वर्स्ट कम्युनलाइज ड्यूरिंग द पार्टीशन, ये बात इसमें लिखी हुई है कि पार्टीशन के समय पे सबसे जो शायद पूरी दुनिया के सबसे जो बेकार राइट्स और दंगे देखने मिले थे वो इंडिया में ही देखने को मिले थे हमें। अच्छा उसमें क्या चीज है और आगे देखते हैं, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। जो पॉलिटिक्स है वो कैसे इन चीजों का यूज करती है, कैसे फायदा उठा रहे हैं वो, कैसे लोगों को भड़का रहे हैं, तो वो चीज लिखी है इसमें। यूज ऑफ सेक्रेट सिंबल्स, अगर आप सेक्रेट सिंबल्स को यूज करेंगे कि भाई ये हमारे धर्म की बहुत बड़ी चीज है, उसको आप यूज कर रहे हैं लोगों को भड़काने के लिए। अच्छा वैसे ये बात भी बहुत गलत है पर लोग ऐसा करते हैं। इमोशनल अपील कर रहे हैं कि आप खतरे में हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा, वहां पे वो हो जाएगा, जबकि इशू क्या होनी चाहिए, इशू होनी चाहिए इक्वालिटी, इशू होनी चाहिए फ्रीडम, इशू होनी चाहिए एजुकेशन, जबकि ये इशू होते ही नहीं है। ज्यादातर बात चल रही है कि सब खतरे में, पता नहीं सब किससे खतरे में। एंड प्लेन फियर टू ब्रिंग फॉलोअर्स टुगेदर, अब ये क्या करता है कि ये भाई सबको एकदम पास लेके आता है, अब ग्रुप्स बन जाएंगे, वो आपस में लड़ेंगे तो देश में राइट्स होंगे। ये प्रॉब्लम है किसकी, कम्युनलिज्म की। अच्छा कम्युनलिज्म की एक बात और है कि भाई सेम कम्युनिटी के लोग हैं तो वो एक जैसा सोचेंगे, अगर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं तो उनकी सोच आपस में मिल ही नहीं सकती है, जबकि ऐसा कुछ रियलिटी में प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। भाई अलग अलग कास्ट के लोग सेम सोच सकते हैं, अलग अलग धर्म के लोग सेम सोच सकते हैं, और हो सकता है कि भाई सेम आपके धर्म का कोई पर्सन है और वो आपकी बात से एग्री नहीं करता, ये भी पॉसिबल है ना। बट कम्युनलिज्म ऐसा नहीं समझता, वो कहता है कि भाई सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब इसमें आगे समझिए आप इसका सॉल्यूशन क्या है। ये तो थी भाई प्रॉब्लम कि कम्युनलिज्म क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिलीजन को लेके, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन है सेक्युलर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। यानी हमने सेक्युलर स्टेट बनाया। सेक्युलर का मतलब क्या है, एक ऐसी जगह, ऐसा देश जहां पे सारे धर्म इक्वल है ना, और किसी भी धर्म को हम ऑफिशियल धर्म नहीं मान रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि पूरे देश का एक ही धर्म होगा, जहां पे आप मानेंगे तो वो फिर कम्युनिस्ट कंट्री हो जाएगी। बट हमारी कंट्री कैसी है, सेक्युलर कंट्री है। तो देखिए इसको समझिए, नो ऑफिशियल रिलीजन अनलाइक श्रीलंका, जैसे श्रीलंका ने क्या माना था, बुद्धिज्म को मान लिया था, तो अब लड़ाई दंगे हुए थे, आपने चैप्टर में देखा ही है। पाकिस्तान किसको मानता है, इस्लाम को मानता है, ये भी आपको पता है। इंडिया हैज नो स्टेट रिलीजन, यानी हमारे देश, यहाँ पे स्टेट का मतलब देश है, और हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन
नहीं है ना। सभी धर्मों को हमने इक्वल इंपॉर्टेंस दे रखी है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अच्छा सेकुलर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने बोला कि भाई सिर्फ धर्म अलग है तो बस ये काम होगा, ऐसा नहीं, सभी धर्मों को इक्वालिटी है, सभी धर्मों को क्या है, इक्वालिटी। ऑल इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, यानी हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, अपने धर्म को फैला सकते हैं चारों तरफ, इतनी हमें फ्रीडम है। उसके अलावा क्या है, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो अलाउ करता है, किस चीज के लिए अलाउ करता है देखते हैं, अलाउ स्टेट इंटरवेंशन टू इंश्योर इक्वालिटी, बैनिंग अनटचेबिलिटी, एग्जांपल बैनिंग अनटचेबिलिटी। अच्छा इस बात को समझिए, जो सेक्युलर वर्ड का मतलब, एक मतलब उसका और भी है कि जो हमारा देश है वो किसी भी धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना, लेकिन इंटरवेन करेगा। अच्छा इंटरफेयर और इंटरवेन का वैसे मतलब तो ऑलमोस्ट सेम है कि बीच में बोलना, बट इंटरफेयर इन द सेंस कि ये नेगेटिव वर्ड है और इंटरवेन का मतलब है पॉजिटिव। जैसे भाई अगर दो रिलीजन के लोग हैं, अब उनमें एकदम राइट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो क्या देश की पुलिस, देश की आर्मी बीच में नहीं आएगी, उसको आना ही पड़ेगा उनको रुकवाने के लिए, है ना। तो इंटरवेन का मतलब आप पॉजिटिवली बीच में आ रहे हैं, वो इंटरफेयर का मतलब है आप किसी को परेशान कर रहे हैं। तो हमारा देश जो है वो इंटरवेन तो करता है रिलीजन में, बट इंटरफेयर नहीं करता है। अच्छा ये आप एक बात और समझिए, सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी, इट इज द फाउंडेशन ऑफ अवर कंट्री, यानी कि हमारे देश की फाउंडेशन ही है सेक्युलरिज्म। आप ये देखिए कितने सारे जो धर्म है वो हमारे देश से ही निकले हैं। आप देखिए हिंदू धर्म हमारे देश में है ही सबसे ज्यादा, है ना, उसके अलावा बुद्धिज्म यहीं से ओरिजिन है उसका, जैनिज्म यहीं से ओरिजिन है। तो हमारा देश में तो काफी सारे धर्म है, हमें तो पहले से ही काफी सारे धर्मों के साथ एडजस्ट होना ऑलरेडी आता है, तो हमारे लिए कुछ नया नहीं है सेक्युलर होना, हमारी तो संस्कृति में है ये, है ना। तो ये सॉल्यूशन भी है कितना अच्छा। अच्छा और चलते हैं, अब एक हमारा जो हम इस चैप्टर के एक लास्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं, कास्ट। आपने देखा कि जेंडर से क्या क्या हुआ, आपने देखा कि रिलीजन से क्या हुआ, है ना। अब देखते हैं कास्ट क्या करती है। अच्छा एक बात और समझिए कि जो कास्ट इनइक्वालिटी है यूनिक टू इंडिया, यानी और किसी जगह पे आपको ऐसा कास्ट को लेके कोई बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को नहीं मिलती है, ये इंडिया के लिए एकदम यूनिक है, एक्सक्लूसिव है ये आपके लिए, है ना। अब देखिए क्या है कि इसमें किस किन किन लोगों ने एज रिफॉर्मर वर्क किया, है ना, कास्ट से क्या होता है, उन्होंने कैसे उनमें सुधार करे ये देखते हैं। तो ज्योतिबा फूले आपने नाम सुना होगा, है ना, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर वर्क टू एंड कास्ट सिस्टम, कास्ट इनइक्वालिटी, यानी कि ये बता रहा है कि उन्होंने भाई देखिए, तो इसमें कौन कौन है, तो देखिए स्टूडेंट जो थर्ड टॉपिक है हमारा कास्ट इनइक्वालिटी, है ना। तो कास्ट सिस्टम वैसे ही हमारे इंडिया के लिए कैसा है, यूनिक है। अब इसके अंदर कुछ लोगों ने कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करे। अब वो किस किस ने काम करे, तो आप देखिए ज्योतिबा फूले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, इन्होंने वर्क करे कास्ट सिस्टम के एंड के लिए, है ना, कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए, सब में क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है जिससे क्वेश्चन बोर्ड में काफी बार पूछा गया है, उसको आप देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहां पे लिखा हुआ व्हाट इज कास्ट सिस्टम, तो एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन, ये वर्ड सबको याद रखना है, मैं इसको अच्छे से हाईलाइट कर देता हूं, इसका मतलब भी समझेंगे और इससे क्वेश्चन तो आता ही है। हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन सैंक्शन बाय रिचुअल्स प्रैक्टिस थ्रू एंडोगेमी एंड एक्सक्लूजन, इसका मतलब ये है कि देखिए सबसे पहले कास्ट किस बेस पे बनी, तो आपके ऑक्यूपेशन पे, जो इंसान जो काम करता था उसको उसी की वही कास्ट बोला जाने लगा, कि भाई कोई कुछ काम कर रहा है तो उसको बोला इस कास्ट के हो, कोई कोई दूसरा काम कर रहा है उसको बोला आप इस कास्ट के हो। और उनके जो ग्रुप बने कि आप जैसे मान लो किसी एक पर्टिकुलर काम को बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो यानी अब वो एक कम्युनिटी का पार्ट हो गए, है ना। अब कुछ लोग उनसे ऊपर हो गए, कुछ लोग उनसे नीचे हो गए, ऐसे करके कास्ट फॉर्म हुई, जबकि ये कोई सेंस भी नहीं बनाता है, भाई कोई काम तो कुछ भी कर सकता है ना, लेकिन उसकी कास्ट तो फिर जन्म से डिसाइड होने लगी। तो इसी को बोलते हैं हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन, यानी आप जिस कास्ट में पैदा हुए हो आप उसी काम को करोगे, है ना। अब तो फिर भी चीजें बदल रही है एजुकेशन के थ्रू, बट पहले तो ये सब काफी था, काफी देखने को मिलता था हमें, है ना। तो ये चीज थी। अच्छा ये सब डिफाइन कैसे हो रहा है, सैंक्शन बाय रिचुअल्स, जो हमारे रिचुअल्स है, जो लिखी हुई है चीजें उनको फॉलो कर रहे हैं लोग। प्रैक्टिस थ्रू एंडोगेमी एंड एक्सक्लूजन, एंडोगेमी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, एक्सक्लूजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उनको एक को बिल्कुल अलग कर दो, इन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। अब देखते हैं आगे क्या है। अच्छा हमारे यहाँ पे एक चीज और भी है,
जो मतलब काफी पॉपुलर भी है कि एक कास्ट का इंसान है तो उसी कास्ट में उसकी शादी होगी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके अलग से राइट्स भी दे रखे हैं। अच्छा एक बात और समझिए, कास्ट इन पॉलिटिक्स, तो कास्ट पॉलिटिक्स में कैसे रोल प्ले करती है, ये बात समझनी है आपको। अब इसके की फॉर्म्स क्या है, तो देखिए जैसे कैंडिडेट चॉइस, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है स्टूडेंट्स, तो वो क्या करती है, वो उसी कास्ट के कैंडिडेट को टिकट देती है जो कि वहां पे कास्ट मेजोरिटी में हो, इससे वो उनके सपोर्ट को आसानी से गेन कर सके, है ना, उनको अपना फील हो, बिल्कुल वोट मिले, ऐसा करते हैं। अच्छा एक बात और समझिए, सेंटीमेंट्स अपील, यानी कि उन लोगों से जो अपील की जाती है वो उनकी कास्ट के नाम पे, कास्ट प्राइड के नाम पे उनसे बोला जाता है ना, जाति के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, जबकि ये चीज गलत है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी है। न्यू कॉन्शियसनेस, वन पर्सन वन वोट मोबिलाइज कास्ट प्रीवियसली ट्रीटेड एज लो, यानी कि लोग क्या करते हैं भाई, पहले किसी कास्ट को जैसे काफी लो ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब वोट्स के लिए उसको आगे लेके आ रहे हैं। हालांकि ये बात अच्छी है, लेकिन पहले जो लो ट्रीट कर रहे थे वो तो बेकार बात थी। अच्छा दूसरी बात एक और, कास्ट सिस्टम, ये तो हमने समझा कि भाई ऐसा होता है कि उन्होंने कर दिया, लेकिन क्या इससे उनको सारे वोट मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट, सारे वोट उनको नहीं मिलते हैं। आप ये लाइन देखेंगे और ये एनसीईआरटी की लाइंस है, कास्ट अलोन कांट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट बिकॉज, यानी क्यों डिटरमाइन नहीं कर सकती, देखिए नो सिंगल कास्ट हैज अ क्लियर मेजोरिटी इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी क्या एकदम कोई ऐसी कास्ट होगी जिसकी एकदम क्लियर मेजोरिटी होगी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब वो एक क्षेत्र जहां पे वो रह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता, काफी कास्ट का मिक्सचर होगा वहां पे। नो पार्टी विन ऑल वोट्स ऑफ अ सिंगल कास्ट, क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हो सकती है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोग उनको 100% वोट दें, ऐसा भी नहीं हो सकता भाई, कुछ लोग तो अलग वोट देंगे। अच्छा और क्या है, अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन कास्ट, यानी इस पॉइंट को भी समझिए, ये पॉइंट ये कह रहा है कि आपकी कास्ट से ज्यादा ये चीज मैटर करती है कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए डिवोटेड है, यानी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो प्यार है वो थोड़ा ज्यादा होता है, ये हमने पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर में भी समझा था। तो ये आपका थोड़ा चैप्टर था स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं और इसमें और क्या बचा है, देखिए तो अभी फिलहाल ये चैप्टर तो इतना ही था आपका। अच्छा इसमें कुछ आपके लिए कुछ एक चीजें है कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, बहुत से बच्चों के डाउट थे कि भाई हमें आंसर लिख के कैसे आना है, तो वो चीज है इसमें। जैसे आपका 3 मार्क का आंसर है स्टूडेंट, तो आपको इंट्रो करना है, डिफाइन द कीवर्ड, यानी जो मेन बात पूछी है वो लिखनी है, 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन विद एनसीईआरटी एग्जांपल, यानी आप 3 पॉइंट लिखिए उसके 3 नंबर का है, और उसके क्या लिख दीजिए, एग्जांपल लिख दीजिए, आपका इतना सफिशिएंट होगा, है ना। अच्छा अंडरलाइन करिए आप उनको, हाईलाइट तो आप नहीं कर सकते बोर्ड एग्जामिनेशन में, बट अंडरलाइन कर सकते हैं, तो उससे आपका जो आंसर है वो काफी नीट एंड क्लीन दिखेगा। अच्छा दूर दूर लिखना है आपको, अच्छे से लिखना है, साफ साफ लिखना है, धीरे धीरे लिखना है, प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, है ना, उससे आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा अगर 5 मार्क्स का आंसर है तब आप क्या करेंगे, तो देखिए उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इंट्रो, 5 पॉइंट्स एंड कंक्लूजन, यानी आप अपने आंसर की शुरुआत थोड़े इंट्रो से करेंगे, फिर उसके बाद में 5 पॉइंट्स लिखेंगे और फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन लिखेंगे, ऐसे करके आपको लिखना है। डायमेंशन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ये कर सकते हैं। अच्छा उससे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब भी डेटा मेंशन करें तो उसमें डेटा को मतलब काफी अच्छे से मेंशन करें, उसको हाईलाइट कर दीजिए, अलग पेन से लिख दीजिए, है ना, और उसको क्लियरली लिख के आए, और डेटा मेंशन करेंगे तो उसके आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे, है ना। तो ये था आपका कुछ। अच्छा इसके अलावा कुछ थोड़े से आपके कीवर्ड्स और है इस चैप्टर के, जो हमने इस चैप्टर में पढ़े, इनका आंसर भी आप दीजिए, है ना। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट का क्या है, तो फेमिनिस्ट मैंने आपको बताया था, बिलीवर इन इक्वल राइट्स फॉर बोथ जेंडर्स, यानी कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो ये सोचता है कि भाई मेल फीमेल दोनों इक्वल है, उसको क्या बोलेंगे, फेमिनिस्ट बोलेंगे। कम्युनलिज्म क्या था, जब भाई किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की या पर्टिकुलर रिलीजन को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देंगे, रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, ये क्या है हमारा कम्युनलिज्म। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, यानी कि आप अपने ऑक्यूपेशन को चेंज कर सकते हैं, आप अपने ऑक्यूपेशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अच्छा हमने कास्ट सिस्टम में देखा था, जो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन था उसमें तो आप अपने ऑक्यूपेशन को चेंज नहीं कर सकते थे, अभी समझा हमने, लेकिन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा है अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन क्या है कि रूरल कल्चर से अर्बन पे शिफ्ट होना, सिटीज की तरफ शिफ्ट होना, ये अर्बनाइजेशन है। और एक और है आपका कास्ट हायरार्की, तो कास्ट हायरार्की का मतलब है लेटर लाइक फॉर्मेशन ऑफ कास्ट ग्रुप, यानी आपने भाई एक लेटर जैसा मान लिया कि जो ऊपर है वो मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और जैसे जो सोसाइटी में नीचे है उनकी इंपॉर्टेंस कम है, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स आपके कुछ पॉइंट्स थे जो हमने समझे, इस चैप्टर को काफी अच्छे से क्लियर किया कि आपका बोर्ड में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, आपके जेंडर को अच्छे से समझा, उसकी क्या बातें थी वो समझी, उसके अलावा रिलीजन को समझा, कम्युनलिज्म को समझा, उसके अलावा हमने क्या समझा, कास्ट को समझा, है ना, कास्ट का पॉलिटिक्स पे क्या असर है ये समझा, है ना।
तो अभी जो आपकी जो एक सीरीज ये चल रही है, ये आपकी हेल्प के लिए, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए और हम आपके साथ हैं। आप एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एकदम आपको स्कोर करना है 100 आउट ऑफ 100। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।